देखिए, मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने का था, कांग्रेस को मजबूत करने का था, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने का था। हम उन लोगों में हैं 77 के बाद जो आज की कांग्रेस जो बनी है उसका एक हिस्सा है, कांग्रेस बनाने वाले 77 के बाद जो बनी। हमको पीड़ा होगी जो 77 में नहीं थे या कांग्रेस के पार्ट का हिस्सा नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं इलेक्शंस न करने और न कराने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा है, वो उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन हम जमीन से आए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी से शुरू किया हमने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से शुरू किया है, पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी, तकरीबन हम पिछले 34 साल से वर्किंग कमेटी में हैं और पिछले 34 साल से हम 6 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ भी 5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे और 6 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऐसे नहीं थे कि हमको जनरल सेक्रेटरी और मिनिस्टर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक और आज तक बनाते हैं। कुछ तो बात होगी, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिनको अपॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है, वो सब विरोध करते हैं, वो सब चाहेंगे। मैं वर्किंग कमेटी में कलकत्ता में इंडिपेंडेंट जीत के आया हूं, अध्यक्ष मेरे खिलाफ थे, उन्होंने स्टेज से बता दिया कि गुलाम नबी आजाद के खिलाफ इनको हराना, मैं जीत गया। मैं 92 में नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष थे, मेरा ऑफिशियल लिस्ट में नहीं नाम नहीं था, मैं जीत गया। तो जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बड़ा जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है, 2 या 3 लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है। तो जीतेगा वही जिसको 51%, 51% वोट आएंगे, दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और 4 संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ हैं। और जो दूसरे नंबर 2, 3, 4 हैं, जिनको 30 या 15 या 10 आए, वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, अगली दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ, उसने कहा मैं। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य है। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। अब जहां जिसके पास 100% तो खैर किसी के ना, जिसके पास 50-60% लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन जिसके पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेट ही शून्य हो जाती है। अब इसमें कौन सी बुरी बात है कांग्रेस लीडरशिप के लिए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से ब्लॉक, इसी तरह से वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी में भी नॉर्मली वर्किंग कमेटी के मेंबर को, इलेक्टेड को आप हटा नहीं सकते, लेकिन अपॉइंटेड को आज हटा दिया। आज गुलाम नबी आजाद ने स्टेटमेंट दिया तो गुलाम नबी गायब, लेकिन अगर वर्किंग कमेटी इलेक्टेड हो तो फिर हटा नहीं सकते।
तो इसमें कौन सी आपत्ति है भाई, इलेक्टेड। अब इससे पहले केसरी जी से तो कोई कमजोर प्रेसिडेंट था नहीं, लेकिन 1997 में 1.5 साल के लिए रहे, लेकिन इलेक्शन ड्यू था तो उन्होंने वर्किंग कमेटी का इलेक्शन किया कलकत्ता में। उससे 5 साल पहले नरसिम्हा राव जी, वो तकरीबन 3.5 साल ही कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, नहीं वो 5 साल ही रहे, 5 साल वो भी रहे, लेकिन 1.5 साल उन्होंने पुरानी कमेटी ही से काम चलाया। लेकिन उन्होंने भी आते 91 में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 92 में ड्यू थे इलेक्शन पार्लियामेंट में, तो उन्होंने त्रिपुटी में इलेक्शन कराई वर्किंग कमेटी के, उसमें भी हम जीत के आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उन्होंने रोका। तो हम ये कह रहे हैं कि 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार में हैं, यूपीए 1 यूपीए 2, तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है, लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है, एक संगठन ही 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब कुछ नहीं बनना है, मैं चीफ मिनिस्टर भी बन चुका हूं, 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री भी रह चुका हूं, वर्किंग कमेटी 34 साल से हूं, जनरल सेक्रेटरी 15 दफा बना हूं, मुझको क्या चाहिए और। लेकिन जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इलेक्शन की कीमत क्या है, और हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करो, फायदा तुम्हें होगा। कल अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसी को इससे फायदा बनेगा ना, कल किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसी को फायदा होगा ना, कल नई जनरेशन को अगर यूनियन मिनिस्टर बनना है तो उन्हीं को फायदा होगा। हम और एक्टिव पॉलिटिक्स में 5-7 साल होंगे तो हमें तो कोई लेने देने, हमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हमें तो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना है, हम तो सब पद रह चुके हैं। लेकिन हम एज ट्रू कांग्रेसमैन, जिनकी जिंदगी और खास करके गांधी फैमिली के साथ, हमने संजय गांधी के साथ काम किया है, इंदिरा गांधी के साथ में जनरल सेक्रेटरी भी था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था, राजीव गांधी के साथ में और इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री भी था 3 साल है? जो आज जिंदा है उनमें मैं अकेला ही हूं। इंदिरा गांधी के साथ में प्रेसिडेंट भी 3 साल 2 साल रहा, 2.5 साल रहा और मंत्री भी रहा। राजीव गांधी के साथ मंत्री भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा उनके मरने तक। नरसिम्हा राव के साथ में मंत्री भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा। केसरी जी के साथ जनरल सेक्रेटरी भी रहा। सोनिया जी के साथ तो मेरे ख्याल में 6ठी-7वीं दफा जनरल सेक्रेटरी हूं, और यूपीए 1 यूपीए 2 में मंत्री भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी इस बीच में होके आया। और मैंने, जिनको मालूम नहीं है हमने क्या किया, पंजाब मैंने वापस लाया था, कोई पंजाब के लीडर ने वापस नहीं लाया था, कोई दिल्ली के लीडर ने वापस नहीं लाया था। मैंने 87 में जब पंजाब में कोई नहीं जाना जाता था, आतंकवाद अपने अंतिम चरण पे था, मैंने मंत्रालय से इस्तीफा दिया और मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया 250 लोगों के साथ। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज। 5 साल में पंजाब रहा और तकरीबन 30-35 जगह मिलिटेंट अटैक से बच गया। और मेरे साथ 250 लोग चलते थे पार्टी के। पहले 6 महीने में भी 52 लोग मार दिए मिलिटेंटों ने, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। जब तक इलेक्शन नहीं करवाया, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, जब तक सरकार कांग्रेस की बनी, मैंने पंजाब नहीं छोड़ा 5 साल। इन बच्चों को मालूम है पंजाब में कैसे आतंकवाद खत्म हुआ और किसने किसने करा खत्म, नहीं मालूम है। इनको मालूम है 98 में कर्नाटक की सरकार किसने वापस लाई, कांग्रेस की और असेंबली की। मैंने शुरू किया बस यात्रा, 50 लोगों को, सब लीडरों को मिलाकर, और 1 साल में वहां रहा, असेंबली भी आई। और ये इनको मालूम है तमिलनाडु में 2000 में किसने जयललिता से और विधानसभा में जयललिता से और मुपनार से अलायंस किया। कोई दिल्ली का आदमी जानता है, कोई जनरल सेक्रेटरी जानता है, कोई वर्किंग कमेटी मेंबर जानता है, कोई लीडर जानता है? कोई नहीं आया।
अकेली किया, अकेले कैंपेन किया और जीत आई। पांडिचेरी जीत के कैसे आई? इनको केरला में मुस्लिम लीग के साथ दोबारा किसने अलायंस किया 2000 में, और अपने यूडीएफ को किसने जोड़ा और सरकार आई, और हाईएस्ट नंबर 70 साल में आज तक मेरे वक्त में वहां आई? किसी को मालूम? किसी को? यूपीए 1 में हमारी कर्नाटक में, आंध्रा में कितनी सीटें थी? 5। और बीजेपी और चंद्रबाबू के साथ कितनी थी? 7। मैं 1.5 साल वहां रहा और 1600 मीटिंगें की। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज। और यूपीए वहीं से बनी। हमें 5 सीटें थी और 37 आ गई यूपीए की। ये इनमें से किसको मालूम है? कोई गया है उन कंपेयरों में? मैं 6-7 का ही नाम लूंगा और नहीं लूंगा। कोई गया है स्पीच करने? जिन स्टेटों के इंचार्ज हैं, जरा एक स्टेट दिखाएं जीत के आए हैं, एक स्टेट दिखाएं जीत के आए हैं। मेरे पास दर्जनों स्टेट बता सकता हूं जो मेरे जनरल सेक्रेटरी में किसी ने कहा कि आपको हर वक्त फ्लैग मिलता, लगा रहा। हाँ, फ्लैग दिखा है क्योंकि जीत के आता था। हारे हुए आदमी को कौन फ्लैग लगाएगा? वो भी तो जनरल सेक्रेटरी जिसने उठाया था कि आपको हर वक्त फ्लैग लगा। अरे फ्लैग इसलिए कि मैं स्टेटें जिता के लाता था। कश्मीर में 3 एमएलए थे और सरकार मैंने बनाई, पीसीसी प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने रहा। तो फ्लैग मुझे लगेगा कि तुम उनको घर में बैठ के लगेगा? जो घर में बैठते हैं तो उनको कैसे फ्लैग लगेगा? जो जंग जीत के आएगा तो उसी को तो मेडल मिलेगा ना। जो हार के आएगा, पिट के आएगा, उसको कौन मेडल देगा? तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है गुलाम नबी आजाद को कोई वर्किंग कमेटी की जरूरत नहीं। किसी ने बहुत चीप बात की कि राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा में कितनी रहे? 41 साल हमें पार्लियामेंट में हो गए, असेंबली और पार्लियामेंट में जीत के भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 इलेक्शन लड़े और दोनों हाईएस्ट वोट से अभी 70 साल में जीत के आया हूं। जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए बता रहा हूं, असेंबली के। और पार्लियामेंट लड़ा, हारा, लेकिन 70 साल में किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट से दुगने वोट वो है लेके आया है। वो वे में ठीक है, 4.5 लाख वोट मिले तो भी हार कर भी। लेकिन मुझसे पहले उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट वोट से जो जीत के आता था वो 2,11,000। वो 2 लाख सीटिंग जो था उसको 2,11,000 थे, और मैं हारन 4,28,000 मिले, उससे दुगने तो भी हार गया। हा? तो जितने जीते कैंडिडेट 70 साल से थे, वो बीजेपी का जीता, कांग्रेस के जीता, उनसे दुगने वोट हार कर भी हमने ले लिया। जो जनाधार की बात करता है, और दिल्ली बैठकर। तो इसलिए हम जो ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी के, सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। सर, क्या वजह लगती है कि आपको, जिसको आपकी क्या वजह लगती है कि मैंने बताया ना, मैं यही बता रहा हूं। जिनको मालूम है कि वो इलेक्शन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या वर्किंग कमेटी में जीत के नहीं आ सकते हैं, वो विरोध कर रहे हैं और वो लीडरशिप को भी गुमराह कर रहे हैं। जिसकी हिम्मत होगी वो नहीं करेगा, वो वेलकम करेगा। और जब ट्रू कांग्रेसमैन होना चाहिए कि भाई कांग्रेस इलेक्शन से ही मजबूत हो सकती है, तो उसको वेलकम होना चाहिए। ठीक है, लीक होना बहाना है। लीक क्या? परसों वर्किंग कमेटी मीटिंग चल रही थी, क्या सारी प्रोसीडिंग्स बाहर सारा मीडिया नहीं कर रहा था लीक? तो अगर वो 1 महीना पहले की लेटर लिखी थी और 23 लोगों ने उस पर साइन किए थे, तो एक आदमी ने लीक की तो लीक की। लेकिन यहां तो वर्किंग कमेटी चल रही है और पूरी रनिंग कमेटी पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में चल रही, तो उस लीक का क्या हुआ? सवाल लीक का नहीं है, सवाल है कि हमने जो मुद्दे उठाए, इलेक्शन ब्लॉक का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, पीसीसी का होना चाहिए, वर्किंग कमेटी का होना चाहिए, फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, इसमें किस कांग्रेस को आपत्ति होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? इसमें सोनिया गांधी का अपमान कहां है? इसमें राहुल गांधी का अपमान कहां है?
वो सोनिया गांधी और जो अपमान की बात करते हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही जानते हैं। हम इंदिरा गांधी को भी जानते हैं, संजय गांधी को भी जानते हैं और राजीव गांधी को भी जानते हैं और फैमिली की तरह जानते हैं। जितना वो तो इनका आदर संजय गांधी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का आदर इसलिए करते हैं कि वो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनसे कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा तो पर्सनल अटैचमेंट, फैमिली अटैचमेंट, तीसरी जनरेशन से, तो हमसे ज्यादा वो वफादार हो गए, हमसे ज्यादा वो लॉयल्टी हो गए। मैं तो ऐसे आदमी को सबसे जो चापलूसी करते हैं वो सबसे लीडर के डिसलॉयल होते हैं। जो सच बात कहे लीडर को ठीक करने के लिए, लीडर में अगर कोई गलतियां खामियां हैं उस गलतियों को ठीक करने के लिए और संगठन के लिए, तो वही लॉयलिस्ट होता है। वो लॉयलिस्ट नहीं होता है, वो चापलूस होता है जो लीडर की कमजोरी को कहेगा तुम ठीक हो, संगठन की कमजोरी को कहेगा नहीं कुछ सब ठीक है। वो मैं कांग्रेसमैन और लॉयल नहीं समझता, उसको मैं लीडर का भी डिसलॉयल समझता हूं, पार्टी का भी डिसलॉयल समझता हूं। सर आपने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव संजय गांधी के साथ, संजय गांधी जी के साथ हाँ। काम किया, तो आप गांधी पूरे गांधी परिवार के साथ आपके एसोसिएशन बहुत सालों से है। पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल है। तो आप जब आपको मालूम है संजय गांधी और उसकी साली, संजय गांधी की पत्नी हॉस्पिटल में थी, सिजेरियन हुआ था, लेकिन वो मेरी शादी में 3 दिन श्रीनगर थे और बजट सेशन चल रहा था 81 का। ये रिलेशन है हम लोगों के। सर अब मिसेस गांधी ने आपसे बात करी और एक बड़ा CWC में स्टेटमेंट देखो, पढ़ा गया कि सवाल ये है, इट्स अ फैमिली। ना देखो, सोनिया गांधी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से 20 साल चलाया, कोई चला नहीं सकती, कोई महिला नहीं चला सकती जो राजनीति में न हो। इंदिरा गांधी तो राजनीति से बचपन थे, स्कूल से राजनीति वो चला सकती थी, लेकिन सोनिया गांधी जी जो राजनीति में थी ही नहीं, दूर दूर तक, उसका प्रेसिडेंट के रूप में पार्टी को चलाना और सब ग्रुप को लेके चलना कोई छोटी बात नहीं है, उस पर तो कहीं था नहीं। लेकिन अभी जो मामला था कि राजीव जी ने रिजाइन कर दिया, सोनिया गांधी जी को अब रिजाइन कर दिया, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। सोनिया गांधी को हमें लोगों ने कहा था कि भाई आप कम से कम जब तक इलेक्शन हो जाए तब तक चलो, 1 साल हो गया था। अब हमें मालूम था कि सोनिया गांधी अब 1 साल के बाद नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि इंटीरियम प्रेसिडेंट है, इंटीरियम प्रेसिडेंट तो परमानेंट नहीं चला सकता ना, मैक्सिमम 6 महीने 1 साल चला सकता। तो फिर हमने की कि भाई राजीव गांधी, संजय गांधी राहुल गांधी जी बनना नहीं चाहते, आपका टर्म खत्म हो गया, आप कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तो हैव ए फुल टाइम प्रेसिडेंट। सिंपल मांग थी हमारी, फुल टाइम प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाए, इलेक्शन वर्किंग कमेटी के हों, इलेक्शन पीसीसी प्रेसिडेंट के हों, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हों और इलेक्शन ब्लॉक प्रेसिडेंट के हों, तभी कांग्रेस मजबूत हो सकती है और तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हो। अब इस पे अगर किसी कांग्रेसी को आपत्ति नहीं है, मुझे संदेह है कि वो कांग्रेस में है या किसी और के साथ। सर आपका जो आरोप हम पे लगाते हैं किसी और के साथ है, मुझे संदेह है कि वो किसके साथ है। सर आपको CWC में फैसला लिया गया, अब उससे क्या आप देखिए, हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं अब क्या, अब बात खत्म होगी, अब क्या है, चैप्टर अभी तो क्लोज है। हमारी मांग थी कि एक फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो सोनिया जी और राहुल जी ने, मैं उनको क्रेडिट देता हूं, उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने के अंदर इलेक्शन करो। उन्होंने दोनों ने कहा, किसी और ने 1 महीने का नहीं कहा, सोनिया जी और राहुल जी ने कहा 1 महीने के अंदर कहा। ये तो हम लोगों ने, चिदम्बरम ने, मैंने भी, बाकी सब साथियों ने कहा कि 1 महीने में संभव नहीं है, कोविड है, कोविड अगर नहीं होता तो संभव है। 1 महीने कोई दिल्ली की सरकार, केंद्रीय सरकार हमको दिल्ली में इजाजत नहीं देगी 3-4 हजार लोगों को किसी एक जगह। तो इसीलिए सब लोग मिलकर, चाहे वो सिग्नेटरीज हों या नॉन सिग्नेटरीज हों, जिनमें थोड़ा बुद्धि है,
उन्होंने ये बता दिया कि 6 महीने रखो कैप, ऊपर की कैप, चाहे फिर 2 ही महीने में हो, 3 ही महीने में हो, 4 ही महीने में हो, लेकिन 6 महीने तो रखो। 1 महीने में संभव नहीं। और फिर हम सब ने मिलकर रिक्वेस्ट की सोनिया जी से एक बार फिर कि भाई आपने इतने साल हम पर कृपा की है, तो आप अभी 6 महीने और चलाओ ये इलेक्शन, और किसी अब तीसरा इंटीरियम प्रेसिडेंट नहीं हम बनना किसी को चाहते थे, उससे और पार्टी को नुकसान होगा, आप ही इंटीरियम, आपकी अध्यक्षता। और उन्होंने मान लिया। और उन्होंने अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई। जो छोटे भाई ये बीच बीच में गालियां देते थे, जिनको मालूम भी नहीं है, तहजीब भी नहीं है, कल्चर भी नहीं है, सभ्यता भी नहीं है, वो भी ग्रॉस इंडिसिप्लिन। हमको तो कहते हैं लीक किया तो इंडिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन जो अभी 6-6 महीने कांग्रेस में आए, 1-1 साल आए हैं, तो हमारे जैसे लोगों को जो 40-40 साल से मंत्री रहे हैं, वर्किंग कमेटी रहे, उनको गालियां देते हैं, उनके खिलाफ इंडिसिप्लिन नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्या उनको क्लीन चिट है कि वो किसी भी लीडर को गाली दे सकते? हमने तो कोई किसी को गाली नहीं दी, हमने तो पार्टी को स्ट्रेंथन की बात की। हमने तो अपने लेटर में नेहरू जी के कसीदे पढ़े हैं कि क्या उन्होंने किया है, इंदिरा जी के कसीदे पढ़े क्या किया है, राजीव जी के कसीदे पढ़े क्या किया है। उस लेटर में सोनिया जी का कितना हमने तारीफ लिखी है, हमने राहुल गांधी की एप्रिसिएशन कितनी लिखी है, और उन्होंने गालियां कितनी दी। तो बहरहाल अब जो हो गया है कि मैं बधाई देता हूं कि सोनिया जी की जो कंक्लूडिंग स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे लेटर लिखने पर, जो मेरे साथियों ने लेटर लिखी उस पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है, सिर्फ लीक नहीं होनी चाहिए। तो लीक तो मैंने उस पर पहले ही कहा था, लीक इंदिरा गांधी के वक्त में भी कैबिनेट के सब प्रोसीडिंग्स बाहर जाती थी, राजीव गांधी के साथ सब जाती थी, क्यों मैं था। इंदिरा गांधी को भी यही कंप्लेंट थी कि कैबिनेट की बात बाहर जाती, राजीव गांधी को भी यही कंप्लेंट थी, नरसिम्हा राव को भी थी, और मनमोहन सिंह जी भी वन हो को कंप्लेंट हमेशा रही। और ये कंप्लेंट आज नहीं, मैं आज पढ़ रहा था, स्पीकर ने सभी चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी उनको लिखा कि आप लीक करते हो। आज उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनको लिखा कि प्रोसीडिंग लीक होती है। ये तो हिंदुस्तान में लीक होती है, ये लेटर लीक हो गया तो कौन सा कोई अजूबा हो गया, और वो भी 37-35। और उस लेटर में कौन सी ऐसी बात थी कि जो बड़ा स्टेट सीक्रेट था, नेशनल सीक्रेट था, या देश की अखंडता और एकता को उससे खतरा पहुंचा, या हमारी जो चीन उसकी वजह से यहाँ पहुंच गया। तो खाली था कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, कार्य किया, अब पार्टी को और स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्शन कराओ। ये कौन स्टेट सीक्रेट है? ये तो कन्वेंशनें जब होती हैं, मेवाड़े होते हैं, उनमें हम खुलकर कहते हैं ये चीजें होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी को मौका मिला? अच्छा नहीं, दूसरा बीजेपी को क्या, बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी हम स्ट्रेंथन करें तो बीजेपी को कैसा मिले? बीजेपी को मौका मिलेगा जब हम कांग्रेस में चुप रहेंगे और इलेक्शन नहीं कराएंगे। वो बीजेपी को फायदा है, वो बीजेपी को फायदा है। अगर हम कोई इलेक्शन नहीं कराएंगे और ऐसी ही टूटी फूटी कांग्रेस रहेगी तो तब बीजेपी को फायदा है। इलेक्टेड बॉडीज से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस में इलेक्शन हो, इलेक्टेड बॉडीज आए और सक्षम लोग हर जगह आ जाए, वो कभी नहीं चाहें। तो ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को फायदा, नहीं, बीजेपी को फायदा इससे है इलेक्टेड बॉडीज से, नॉन इलेक्टेड बॉडी से, एडहॉकिज्म से। उनको इलेक्टेड बॉडी से नहीं होंगी, फिर सक्षम लोग आएंगे जिनको पार्टी चाहेगी, लोग चाहेंगे, वो जीत के आ जाएंगे। तो इस वक्त अभी आगे इसको कुछ नहीं है। सोनिया जी के वक्त में सिर्फ इलेक्शन हो सकता है। बाकी जहां तक दूसरे प्रश्न हैं, इलेक्टेड CWC होना चाहिए, इलेक्टेड PCC प्रेसिडेंट होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना, जो भी अध्यक्ष आए, जो भी नया अध्यक्ष आए, हम सोनिया जी पर वो बोझ नहीं डालना चाहिए, और ऐसी मांग भी हम नहीं करनी चाहिए। हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ये गलत बात होगा, अनुचित होगा कि हम सोनिया जी को कल दोबारा लेटर लिखेंगे आप ये इलेक्शन करें, नहीं, गलत बात। इसलिए जब नया प्रेसिडेंट, फुल टाइम प्रेसिडेंट होगा, उसको भी ये सब काम करने के लिए 1-1.5 साल लगेगा।
ये 2 महीने या 3 महीने का काम नहीं है। तो जो भी ओवरऑल जो मैं कह रहा हूं, जो हमारी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की है, कांग्रेस वापस सत्ता में आई, जिन लोगों को अपने लिए है कि भाई इलेक्शन से वो उड़ जाएंगे, वो शोर मचाते रहें। ठीक है सर, एक सवाल आखिरी आपसे हिंदी में पूछना चाह रहा हूँ। बार बार ये बात, ये तो निजी हमले तो हो ही रहे हैं, ये भी कही जा रही है कि लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, आप तो बात कर सकते थे, सीधी बात कर सकते थे। आपका देखो, लेटर न तो मैं सरदार पटेल हूं और न ही हमारी पार्टी में कोई जवाहरलाल नेहरू है। एक ही बिल्डिंग थे, साउथ ब्लॉक, एक कमरे में एक और दूसरा, लेटर लिखते थे। लेटर लिखते थे, कितनी लेटर हैं कि सरदार पटेल को लिखी, सरदार पटेल ने उसको लेटर लिखी, एक बिल्डिंग में, एक होम मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर। तो ये लेटर लिखने की एक अलग बात होती है, जबानी एक उड़ जाती है, कोई बात नहीं। हम कितनी लेटर लिखते थे नरसिम्हा राव के वक्त, मैं नहीं, 5-6 लोग थे हम, हमारे 3 साल उनके साथ यही लड़ाई रही कि आप डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाते हो, पीसीसी नहीं बनाते हो। और जब वो उनके खिलाफ वोट कॉन्फिडेंस हुआ तो यही आया कि 5 साल से हम आपको लिख के बता रहे थे, मीटिंगें भी की और आपको कह रहे थे कि आपने पीसीसीज नहीं बनाई, आपने डिस्ट्रिक्टें नहीं बनाई, इसलिए हम हार गए। गवर्नमेंट की वजह से नहीं हार गए, संगठन की वजह से। किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि तो आप लोग बीजेपी के दबाव में कर रहे हो, और न उसने कहा कि आप किसी के दबाव में कर रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी 135 साल की है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, हम तो स्कूल से हिस्ट्री कांग्रेस की पढ़ते आए हैं। कितना नेहरू और सरदार पटेल के बीच में टकराव होता था, लेटरें लिखती थे, वो भी वर्किंग कमेटी, दूर तो नहीं थे, फिर लेटर लिखते थे और जितने आपस में जितने थे। लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि वो कोई किसी से मिला हुआ था या अंग्रेजों से मिला था। ये तो नई चीज कर रहा हूं मैं, वो लेटर के जरिए होता।